एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए। हमने संसद प्रणाली देख रहे हैं। हम संसद प्रणाली में, पार्लियामेंट सिस्टम में हमने निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी है पूरी तरीके से। निर्वाचन प्रणाली अब हमने देख ली। अब हम आज से शुरुआत करने वाले हैं संसद के सत्र, अधिवेशन, उसकी बैठकों के बारे में। अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल देखा होगा तो आप उसमें देखते होंगे बैठकें होती हैं। तो वो बैठकें किस तरीके से होती है? कोई कहीं काम कुछ किया जा रहा है तो उसका एक रूल्स रेगुलेशन, कोई प्रोफेशनल तरीका होगा ना। कौन आमंत्रित करता है इन बैठकों को? किसके कहने पर ये बैठकें होती हैं? कौन बुलाता है इन बैठकों को? और किस तरीके से इनकी सूचना जारी की जाती है? कौन जारी करता है ये सूचना? राष्ट्रपति जी के पास बैठक बुलाने का अधिकार है या रियलिटी में किसी और के पास? तो ये सारी बातें हैं जो हम इस अपने सेशन में, इस लेक्चर में जानेंगे। तो आज से हमारा संसद अर्थात पार्लियामेंट के तहत कौन सा लेक्चर शुरू हो रहा है? संसद सदनों की बैठकें और सत्र। केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है 5 साल में। 5 साल बाद, कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसके लिए दोबारा चुनाव होते हैं। हम और आप मतदान करने जाते हैं, नए प्रधानमंत्री बनते हैं, नई सरकार बनती है। परंतु राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। उसके 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए मेंबर चुन लिए जाते हैं राज्यसभा में। तो स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा। तो अब बात करने वाले हैं कि हम प्रथम बैठक कब, यानी कि जब लोकसभा चुन के जाती है या नए मेंबर चुन के जाते हैं सदनों में, तो प्रथम बैठक में क्या होता है? कब से शुरुआत होती है? प्रथम बैठक में क्या किया जाता है? लोकसभा की प्रथम बैठक में नवनिर्वाचित सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने के लिए, क्या कहा गया है? संसद के सदस्य किसकी शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने के लिए भारत की प्रभुता और एक अखंडता, क्या? भारत की प्रभुता और अखंडता, अक्षुण, अक्षुण अर्थात जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, अविभाजित। अक्षुण शब्द से अगर तात्पर्य पूछे कि अक्षुण शब्द क्या होता है, तो जिसे तोड़ नहीं सकते, अविभाजित। हमारी देश अविभाजित है ना, अखंड है। हमारा भारत टूट नहीं सकता। हमारे देश में हमारा जो आप इंडिया देखते हैं, इंडिया जो स्टेट है, उसके जो राज्य हैं वो अपनी मर्जी से जुड़ तो सकते हैं परंतु अलग नहीं हो सकते। और अमेरिका में क्या है? वो अपनी मर्जी से जुड़ भी सकते हैं, अपनी मर्जी से अलग भी हो सकते हैं। तो हमारे जो राज्य हैं, भारत के राज्य, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहने लगे जी नहीं, हम तो अपना अलग देश बनाएंगे, अपना अलग राज्य बनाएंगे। इस तरीके से नहीं, हमारा अखंड भारत है। जब भी तो हमारे यहाँ पर कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। भारत राज्यों का संघ है, संघ, यूनियन है, यूनियन, संघ है। संघ से तात्पर्य अर्थात हमारे देश के जो राज्य हैं उनको अपनी मर्जी से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा पूरा भारत एक है, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे साउथ हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, सब एक है। भारत, ओनली भारत। परंतु अमेरिका में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त है वो, चाहे तो अलग भी हो जाए। उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया। भारत राज्यों का संघ है। तो ये डिफरेंस है। आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे यहाँ जो भारत राज्यों का संघ बोला जाता है भारत को, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो अक्षुण रखने के लिए और संसद सदस्य के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करने के लिए निर्धारित शपथ लेने या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान पहले भी बताया था, प्रतिज्ञान प्रॉमिस होता है ना, हम एक प्रॉमिस ही तो दे रहे हैं। शपथ को क्या बोलते हैं? ओथ बोलते हैं इंग्लिश में। और प्रतिज्ञान अर्थात प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि भाई आप जो हमें कार्य सौंपा गया है, जिस हिसाब से हमें चलना है, जो रूल्स और रेगुलेशन है संविधान के, उनको हम मानेंगे, इसका प्रॉमिस करते हैं। तो यही कहा गया है कि निर्धारित शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के प्रयोजन से प्रथम बार समवेत होते हैं। अर्थात जो प्रथम बार बैठक होती है, प्रथम बार जब सांसद मिलते हैं लोकसभा में, तब वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, शपथ दिलाई जाती है सांसदों को। क्योंकि बिना शपथ लिए सबसे पहला कार्य ही शपथ लेना है। जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे तभी उसके सदस्य माने जाएंगे, उससे पहले नहीं। ना उससे पहले वो किसी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, न मत दे सकते हैं। अर्थात वोट सिस्टम होता है ना, जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें वोटिंग होती है।
तो वो भी वोटिंग किस तरीके से होती है ये सब भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। परंतु ये है कि वोट सिस्टम होता है तो उसमें मतदान भी नहीं कर सकते। संसद सदस्य तभी माने जाएंगे जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। जब तक संसद सदस्य अर्थात सांसद, क्या बोलते हैं संसद के सदस्यों को? सांसद। जब तक संसद सदस्य सांसद शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता, क्या कहा गया है? जो संसद सदस्य है वो जब तक शपथ लेने के बाद अपना स्थान संसद में ग्रहण नहीं कर लेता तब तक संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित कोई व्यक्ति उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार का अधिकारी नहीं होता जो संसद सदस्यों को प्राप्त होते हैं, तथा न ही उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने, देखते हो ना कार्रवाइयाँ चलती है, बैठ के सत्र चलते हैं, ना ही उन कार्रवाइयों में भाग लेने, ना ही उन पर मतदान करने का अधिकार होता है। क्या कहा गया है कि जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता और शपथ लेने के बाद अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उस सदस्य को, बेशक जीत गया, ठीक है, लोकसभा के चुनाव हुए, वो सदस्य जीत गया, क्या जीतने के साथ ही उसको उसके जो विशेषाधिकार हैं, संसद के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार मिलते हैं ना। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो कुछ विशेषाधिकार होते हैं ना कि भाई आप इस कंपनी के तहत आपका पीएफ कटेगा, ये सब होगा। तो इसी तरीके से इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो क्या वो विशेषाधिकार इनकी जीत के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जीत गए तो हाँ जी, इनको जो इनके विशेषाधिकार है, इनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो इनको मिलनी शुरू हो गई? नहीं। जब ये सदन में ओथ ले लेते हैं अर्थात शपथ ले लेते हैं, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद से इनको सदन के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां अर्थात जो भी इनके अधिकार हैं, जो भी इनकी स्वतंत्रता है, साथ ही साथ इनको जो मतदान का अधिकार है और सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, वो सब शपथ लेने के बाद जब ये अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद से शुरू होता है। क्लियर रखिएगा, यही बात कही गई है कि जब तक संसद सदस्य शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात संसद में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित कोई व्यक्ति उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकारों का अधिकारी नहीं होता जो संसद सदस्यों को प्राप्त होते हैं। न ही वह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, न ही मतदान कर सकता है। तो समझ में आई ये बात क्या कही गई है। अब बात करते हैं सदनों को बैठक, ये जो बैठकें होती है, ये जो सत्र होते हैं, उनके लिए आमंत्रण कौन करता है? प्रत्येक अधिवेशन या सत्र की अंतिम तिथि के बाद, क्या है लास्ट डेट, अंतिम तिथि के बाद, प्रत्येक अधिवेशन या सत्र की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के अंदर, कितने 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर आगे आने वाले अधिवेशन के लिए दोनों सदनों के बैठक को आमंत्रित करना होता है। यानी कि इस बार एक बैठक हो गई, एक सत्र समाप्त हो गया, तो उसकी जो अंतिम तिथि होगी, जो बैठक चल रही है उसकी अंतिम तिथि को राष्ट्रपति जी 6 माह के अंदर आगे आने वाले जो अधिवेशन है, यानी कि अगर आपसे पूछा भी जाए कि एक से जो दूसरा अधिवेशन है, एक अधिवेशन अब चल रहा है, दूसरा अधिवेशन कब होगा, तो 6 महीने के अंदर ही अंदर दूसरा अधिवेशन करना है, इससे ज़्यादा गैप नहीं कर सकते। तो यही कहा गया है कि राष्ट्रपति जी जो आगामी जो सत्र चल रहा है उस सत्र की अंतिम तिथि को, लास्ट डेट को आगे आने वाले सत्र के लिए, बैठकों के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर कि प्रत्येक अधिवेशन या सत्र की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के अंदर आगामी अधिवेशन, आगामी अर्थात आगे आने वाले आगामी अधिवेशन के लिए दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रण करना होता है, आमंत्रित देना होता है, इनवाइट अर्थात इनवाइट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सदनों को कौन आमंत्रित करता है तो राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हमने राष्ट्रपति जी पढ़े थे पार्लियामेंट में ही, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि वो संसद की बैठ के बुला सकते हैं। सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्या कहा गया है? बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाए कि सदनों को, दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की, इनवाइट करने की शक्ति किस में निहित है, तो राष्ट्रपति जी में। परंतु रियलिटी क्या है, परंतु व्यवहार में बैठक के लिए इस आशय की पहल सरकार के द्वारा ही की जाती है। परंतु जो व्यवहार में रियलिटी जो है उसमें जो पहल की जाती है वो गवर्नमेंट ही कहती है।
गवर्नमेंट ही पहल करती है कि बैठकों को आमंत्रित कीजिए आप। तो व्यवहार में ये है, परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि बैठकों को आमंत्रित कौन करता है तो राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर। संसद का कार्य विभाग अधिवेशन के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख की जानकारी, जो संसद का एक कार्य विभाग है, अब कोई कार्य करना होता है, ये तो है नहीं संसद के सदस्य करेंगे, तो उसके तहत विभाग बने होते हैं ना। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स का ये है और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर मेजरमेंट, तो हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसी तरह संसद है, संसद के कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो वो ये संसद का कार्य विभाग, कौन सा कार्य विभाग, अधिवेशन के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख की जानकारी, यानी कि जो आगे अधिवेशन होने वाला है उसकी जो तारीख रखी गई है, प्रस्तावित की जाती है ना, शादी हो पार्टी हो घर में तारीख प्रस्तावित रखते हैं ना कि ठीक है अगले महीने की 7 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख, भाई दिसंबर में 10 तारीख को कर लेंगे, ये नवंबर चल रहा है कि भाई अगले महीने 10 तारीख को, दिसंबर की 10 को कर लेंगे, तो प्रस्तावित तारीख हो गई ना, प्रस्तावित। तो क्या कहा गया है कि संसद का कार्य विभाग अधिवेशन के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख की जानकारी तथा उसकी अवधि, यानी कि कौन सी तारीख प्रस्तावित की गई है और उसकी अवधि कितनी है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, कितने समय तक वो सत्र चलेगा, तो उसकी अवधि की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष व लोकसभा व राज्यसभा के महासचिवों को देता है। तो जो लोकसभा है और राज्यसभा है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये सांसद है या सरकार में जो मंत्री हैं सिर्फ नीतियां बनाते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है वो करते हैं हमारे जो आईएएस ऑफिसर वगैरह, ये जो महासचिव होते हैं आईएएस रैंक के अधिकारी ही होते हैं। अगर आप सबसे ऊपर जाना चाहेंगे आईएएस बनकर, अच्छा काम करते हैं, तो सबसे बड़ी पोस्ट महासचिव की ही मिलेगी आपको। तो रियलिटी में काम तो ये करते हैं, ये तो सिर्फ वहाँ पर बैठते हैं, अपनी बातें रखते हैं, चीज़ें ये काम ऐसे होना चाहिए, परंतु होना तो चाहिए, वो करेगा काम, तो ये जो हमारे अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तो क्या कहा गया है, जो कार्य विभाग है, कार्य विभाग लोकसभा के जो महासचिव हैं उनको, साथ ही साथ राज्यसभा के महासचिव, दोनों को ही आगे आने वाले सत्र की जो तारीख रखी गई है उसकी जानकारी देता है। साथ ही साथ ये बताता है कि ये सत्र कितना लंबा चलेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा। क्लियर रखिएगा। तो किसको बताता है, महासचिव को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के महासचिव को। लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति, आपको पता है कि लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और सभापति राज्यसभा में होते हैं, बैठकों की अध्यक्षता करते हैं ना। तो लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति जब उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देते हैं, अब ये महासचिव क्या है, ये जो महासचिव हैं ये प्रस्ताव पर सहमति लेंगे। लोकसभा का महासचिव लोकसभा के अध्यक्ष से सहमति लेगा और साथ ही साथ राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो राज्यसभा के सभापति से उस प्रस्ताव पर अब सहमति लेंगे, क्योंकि इनके पास ये पावर नहीं होती, ये कार्य करते हैं, उसका जो भी नीतियां लागू करनी है उसमें ये कार्य करते हैं, परंतु प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा इसकी पावर तो राज्यसभा में सभापति के हाथ में, साथ ही साथ लोकसभा में अध्यक्ष के हाथ में है। तो क्या कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति जब ये उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देते हैं तब दोनों सदनों के महासचिव, क्या दोनों सदनों के महासचिव, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के महासचिव उल्लिखित तिथि, जो तिथि उसमें लिखी हुई है, उल्लिखित तिथि अर्थात जो तिथि लिखी हुई है, लिखी हुई तिथि व समय पर दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति जी का आदेश प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी का, जब दोनों सदन के अध्यक्ष और सभापति उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देते हैं तब जो महासचिव हैं वो जो तिथि उसमें लिखी गई है, जो समय दिया है, उस पत्र को राष्ट्रपति जी के पास लेके जाते हैं उसकी उनकी सहमति के लिए। क्योंकि देखिए है तो राष्ट्रपति जी व्यवहार में, रियलिटी में पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है, सरकार के हाथ में, परंतु जो साइन चलते हैं भाई, किसी भी चीज़ को प्रस्ताव को पारित करना है या फिर बाहर समझौते भी जो किए जाते हैं ना, प्रधानमंत्री जी वगैरह करने जाते हैं, सब राष्ट्रपति जी के नाम से ही होते हैं। क्लियर रखिएगा। तो क्या कहा गया है कि दोनों सदनों के बैठक के लिए आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति जी का आदेश प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तथा फिर वह राष्ट्रपति जी के आदेश को असाधारण राजपत्र में अधिसूचित करते हैं। अब अधिसूचित करेंगे, अब ये ऐसे तो है नहीं नॉर्मल, हाँ जाके बोल दे जी कल सत्र है आ जाइएगा,
राज्यसभा में जाके बोल दें कल सत्र है आ जाइएगा, फ़ोन करके बोल दें, नहीं। गवर्नमेंट काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, एक विज्ञप्ति जारी करते हैं, एक सूचना जारी करते हैं। असाधारण सूचना मतलब इम्पोर्टेंट सूचना। तो क्या कहा गया है कि फिर वह राष्ट्रपति जी के आदेश को, अर्थात जो आदेश है उसको वैसे ही एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं करते, वो एक शब्द में भी एज इट इज, संशोधन बिल्कुल कोई बदलाव नहीं करते। क्या कहा गया है, राष्ट्रपति जी के आदेश को असाधारण राजपत्र में अधिसूचित करते हैं व उस बारे में विज्ञप्ति जारी करते हैं। इसके पश्चात महासचिव दोनों सदनों को आमंत्रित भेजते हैं। जब जारी कर देते हैं, सूची जारी कर देते हैं कि ये इस दिन इतने समय के लिए, इस तारीख से बैठक शुरू होगी और इतने समय के लिए होगा, इतना टाइम के लिए होगी, 1 महीना 2 महीना, जो भी सत्र है, बजट सत्र है तो कितने टाइम के लिए होगा। तो ये सारी ये जो पूरी हमारी सूचना होती है, पूरी सूचना, पूरी विज्ञप्ति से तात्पर्य है जिसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सूचना कह लो, विज्ञप्ति कह लो, राजपत्र कह लो, गवर्नमेंट साइड ऑफिशियल सूचना, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही उसको जारी कर देना, प्रेस रिलीज। आप PIB देखेंगे तो उसमें लिखी होती है विज्ञप्ति, जैसे वहाँ पर जो जो कार्य हुए हैं एज इट इज उसमें दे दिया जाता है। PIB बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियलिटी में ऑथेंटिक साइट से अगर किसी से करंट अफेयर्स तैयार करना है तो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। और इसके पश्चात महासचिव इनविटेशन दोनों सदनों को भेजते हैं। क्लियर। संसद के सत्र, अब क्या है संसद के सत्र, संसद के साधारण तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो संसद के कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहला क्या, बजट अधिवेशन फरवरी से मई में सॉरी, बजट अधिवेशन कब होता है, फरवरी से मई। वर्षाकालीन अधिवेशन जुलाई से सितंबर तक। शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर तक। क्लियर। तो 3 होते हैं। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि कितने सत्र होते हैं तो 3 महीने के, और 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया ना कि 6 महीने के अंदर ही अंदर राष्ट्रपति जी लास्ट डेट को, यानी कि जब पहला सत्र समाप्त होता है तो उसी की लास्ट डेट को आगे आने वाला जो सत्र है उसके बारे में जानकारी, समय सब बता दिया जाता है, उस पर बात हो जाती है। तो ये 3 सत्र हैं। परंतु राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशनों को 2 अधिवेशनों में विभाजित किया जाता है। क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। परंतु राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है कि 1 महीने इतना चलेगा, 1 महीना इतना। क्या कहा गया, अधिवेशन के बीच 3 से 4 सप्ताह का अंतर होता है। ये जो 2 अधिवेशन में बांटा है बजट को राज्यसभा में, उसमें 2 में विभाजित कर दिया तो उन 2 में कितना अंतर होगा, 3 से 4 सप्ताह का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर कहा गया है कि परंतु राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशनों को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का डिफरेंस होगा, सिर्फ 3 से 4 हफ्ते का ही अंतर हो सकता है। तो इस कारण इस प्रकार राज्यसभा के वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। अगर कोई सामान्यतः पूछे, आपसे नॉर्मल पूछे कि भाई संसद के कितने अधिवेशन होते हैं या संसद के कितने सत्र होते हैं, तो बिल्कुल आप 3 कहिएगा। परंतु अगर कोई पूछ ले या ये बात कि भाई राज्यसभा के कितने अधिवेशन होते हैं, कितने सत्र, तो 4, या फिर अगर आपसे कथन कारण में पूछ लिया जाए, ये दे दें आपको और साथ ही ये दोनों लाइन दे दें, कथन और इसका कारण। कथन ये दे दिया कि राज्यसभा वर्ष में 4 बार अधिवेशन होते हैं राज्यसभा के, तो बिल्कुल सही। कारण क्या है, कथन तो आपसे ये पूछेंगे कि राज्यसभा के वर्ष में 4 बार अधिवेशन होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशनों को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इस तरीके के कथन कारण के क्वेश्चन IAS में पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से चीज़ें पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छे से, इतना मुश्किल नहीं होती चीज़ें एग्जाम क्लियर करना, परंतु आप लगन से, सच्ची मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो आराम से चीज़ें पा लेंगे। जो भी आपने सपना देखा है वो आप उसको आराम से अचीव कर लेंगे, परंतु उसके प्रति सच्ची लगन, मेहनत और सतत प्रयास ज़रूरी है। और सही गाइडेंस में, क्योंकि सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि इतनी बड़े स्तर की बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, किस किस को कितना और कब तक पढ़ेंगे।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। धन्यवाद।